दो एस्पेक्ट्स हैं डायबिटीज के, ब्लड शुगर लेवल और इंसुलिन लेवल। हम ब्लड शुगर में फंसे हैं, हमें इंसुलिन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर अवधेश, आप किस तरीके से पेशेंट को क्योर कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी डायबिटीज ठीक हो रही है? इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम मिनिमाइज कर रहे हैं ताकि बॉडी इंसुलिन यूज कर पाए, जब भी पैंक्रियास से निकले यूज कर पाए। वो हम कर पा रहे हैं 8 घंटे का गैप देकर 2 खाने के लिए। मैं कुक्ड फूड को होपलेस फूड बोलता हूँ। होपलेस क्यों? क्योंकि उसमें से होप चला गया है, होपलेस हो गया। होप क्या है? H फॉर हॉर्मोन्स, O फॉर ऑक्सीजन, P फॉर फाइटोन्यूट्राइंट्स, E फॉर एंजाइम्स निकल गए। इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है डायबिटीज, उसका ट्रीटमेंट हम इंसुलिन से कर रहे हैं, इंसुलिन इंजेक्शन से कर रहे हैं। प्रॉब्लम है कि इंसुलिन जो है वो सेल में शुगर को डाल नहीं पा रहा है ब्लड में से लेके, तो और इंसुलिन देके क्या वो डाल लेगा? 1 बार योगी, 2 बार भोगी और 3 बार रोगी। जो 3 बार खाना खाते हैं वो आज रोगी नहीं है तो कल होंगे जरूर। अगर आप कुक्ड फूड खा रहे हैं, आप कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर करना इज कुकिंग। तब कॉम्प्लेक्स शुगर था पहले, उसको सिंपल शुगर कर दिया। तो सिंपल शुगर में आप रोटी खाएं, चावल खाएं, आलू खाएं, ना खाएं, बात एक ही है, आप शुगर खा रहे हैं। और जब आप शुगर खाते हैं तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? बॉडी में ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हम जुड़े हैं डॉक्टर अवधेश पांडे जी से, जो कि MBBS, MD, PhD हैं। डॉक्टर पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वंदना जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी टू योर चैनल। डॉक्टर अवधेश, आपने PhD की है, PhD किस उसमें किया, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? पाइनियल ग्लैंड है ये। पाइनियल ग्लैंड यहाँ पे ये द्योतक है तीसरे नेत्र का, जहाँ पर भारत की औरतें बिंदी लगाती हैं। बेसिकली वो पाइनियल ग्लैंड को ही स्टिमुलेट कर रही हैं। हम टीका लगाते हैं, टीका लगा के भी पाइनियल ग्लैंड को ही स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बार हार्मोन्स बॉडी के बैलेंस हो गए तो हेल्थ बैलेंस हो जाता है। उस पे PhD है अपना। तो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन साइंस, 10 क्वेश्चंस हैं साइंस में जो आज तक कभी कोई आंसर नहीं कर पाया। नंबर 1, व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस का सीट पाइनियल ग्लैंड। नंबर 2, व्हाई डू वी ड्रीम? हम सपने क्यों देखते हैं? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है साइंस में, कोई आंसर नहीं कर पाता है। आज तक दुनिया में किसी के पास इन बातों का आंसर नहीं है, और उसका भी पूरा का पूरा आपके ड्रीम्स। डॉक्टर अवधेश, आपने बात करी कि हार्मोनल इनबैलेंस के कारण ही सभी बीमारियां होती हैं, तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की। तो सबसे पहले ये बताइए कि डायबिटीज़ अगर किसी को हो जाती है तो उसकी क्या वजह होती है, और डायबिटीज़ होने पर क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिसिन, डायबिटीज एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है। जो डॉक्टर्स मुझे सुन रहे हैं, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मुझे सुन रहे हैं, जो और भी फील्ड के लोग जिनको डायबिटीज़ है जो मुझे सुन रहे हैं, उनको मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ एक ब्लड शुगर डिजीज़ नहीं है। हम जब तक इसको ब्लड शुगर डिजीज़ मानेंगे, हम कभी क्योर नहीं कर पाएंगे। मैं रिपीट करता हूँ, अगर सुनने में कहीं कोई त्रुटि हो गई हो, क्योंकि कई लोगों को बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा ये स्टेटमेंट सुन के। डायबिटीज एक ब्लड शुगर डिजीज नहीं है। इसलिए हम ट्रीट कहाँ पे कर रहे हैं? ब्लड शुगर को कम कर रहे हैं। हम कभी डायबिटीज को क्योर नहीं कर पाएंगे। हमें उस कॉन्सेप्ट पे आना पड़ेगा कि डायबिटीज हुआ क्यों। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप सिंपल शुगर्स खाएंगे, जब मैं सिंपल शुगर बोलता हूँ, नॉर्मल फूड इज सिंपल शुगर, नॉर्मल शुगर इज सिंपल शुगर,
आप चाहे रोटी खाएं, चाहे चावल खाएं, चाहे आलू खाएं, चाहे ना खाएं, क्योंकि दुनिया इसी में फंसी हुई। आप शुगर खा रहे हैं, अगर आप कुक्ड फूड खा रहे हैं, आप कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर करना इज कुकिंग। तब कॉम्प्लेक्स शुगर था पहले, तो उसको सिंपल शुगर कर दिया। तो सिंपल शुगर में आप रोटी खाएं, चावल खाएं, आलू खाएं, ना खाएं, बात एक ही है, आप शुगर खा रहे हैं। और जब आप शुगर खाते हैं तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? बॉडी में ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा। बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ब्लड में शुगर नहीं आएगा तो सेल में कैसे जाएगा? सेल में जाने के लिए इंसुलिन निकलता है पैंक्रियास से। ये इंसुलिन ब्लड में से शुगर को लेकर सेल में डालता है, जो डाल नहीं पा रहा है। तो ब्लड शुगर का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंस का है। इंसुलिन ये काम नहीं कर पा रहा है। तो हमें जब तक इस बात की समझ नहीं होगी कि इंसुलिन काम क्यों नहीं कर पा रहा है, तब तक हम इंसुलिन रेजिस्टेंस डील नहीं। और मुझे एक कॉमन मैन की तरह बताइए वंदना जी, इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है डायबिटीज, उसका ट्रीटमेंट हम इंसुलिन से कर रहे हैं, इंसुलिन इंजेक्शन से कर रहे हैं। प्रॉब्लम है कि इंसुलिन जो है वो सेल में शुगर को डाल नहीं पा रहा है ब्लड में से लेके, तो और इंसुलिन देके क्या वो डाल लेगा? मेरा साइंटिफिक जगत से सुना है कि यह बात समझने वाली है कि वी आर डीलिंग विद इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का बेसिक प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर का प्रॉब्लम नहीं है। जब भी हम शुगर खाएंगे तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा। काम है कि उस शुगर को लेकर सेल में डालें, वो डाल नहीं पा रहा है क्योंकि इंसुलिन बार बार निकल रहा है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस हम डील कर रहे हैं when we are dealing with type 2 diabetes, we are dealing with insulin resistance। अब इस स्थिति में इंसुलिन को या तो कम निकले पैंक्रियास से, या जितना निकल गया है वो पहले हट जाए ब्लड से, तब जाके हम डायबिटीज को क्योर कर पाएंगे। और हम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। हम 2 खाने के बीच में 8 घंटे का गैप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बॉडी 7.5 घंटे लगाती है एक शॉट ऑफ इंसुलिन को मेटाबोलाइज करने में। अगर आप 8 घंटे बाद कुछ खा रहे हैं तो पैंक्रियास से जो इंसुलिन निकलेगा वो पूरा का पूरा शुगर को लेके सेल में डाल पाएगा, और इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो गया। इसलिए हम डायबिटीज ठीक कर पा रहे हैं, जो बाकी लोग नहीं। बाकी लोग इस चीज में फंसे हैं कि शुगर को कैसे कम किया जाए। मैं फिर से एक बार रिपीट करूं फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल हु हैव नॉट अंडरस्टूड। 2 एस्पेक्ट्स हैं डायबिटीज के, ब्लड शुगर लेवल और इंसुलिन लेवल। हम ब्लड शुगर में फंसे हैं, हमें इंसुलिन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है, इंसुलिन मेटाबोलाइज बॉडी करती है, 7.5 घंटे लेती है। तो जब तक आप 8 घंटे का गैप नहीं देंगे 2 खाने के बीच में, इंसुलिन अगर आप हर 2 घंटे पे खाएंगे तो बार बार इंसुलिन निकलेगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा और डायबिटीज बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए पहले टैबलेट से शुरू करते हैं, फिर टैबलेट को बड़ा करते हैं, फिर उसका डोज बड़ा करते हैं, फिर उसके बाद इंजेक्शन पे आते हैं, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट नदारद है। डॉक्टर अवधेश, अभी आपने बताया कि इंसुलिन की वजह से ये सारा कुछ होता है, जबकि कहा यह जाता है कि खाना बार बार खाना चाहिए। आपने तो कहा कि 2 खाने के बीच में कम से कम 7.5-7 घंटे का अंतर होना जरूरी है, लेकिन अक्सर शुगर वाले को कहा जाता है कि आप हर थोड़ी देर में कुछ खाइए। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है उनको? मैं इसके बारे में आई विल रिजर्व माय कमेंट्स, बिकॉज मैंने जो अभी आपको बातें बताई ये साइंटिफिक बातें हैं। क्यों? मैं तो नहीं कहता हूं, अगर कोई कहता है, हम इसी के लिए आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, क्योंकि आपके पास भी पहुंचा होगा कि बहुत से पेशेंट्स डायबिटीज से बिल्कुल क्योर हो गए हैं 3 से 7 दिन के अंदर। और हमने बहुत
हमने कोई दवा नहीं यूज की, हमने कुछ नहीं यूज किया, हम कोई दवा की खोज में भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम कोई दवा खोज रहे हैं, नहीं। हम बेसिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं पेशेंट को क्योर करने के लिए, बस। कोई दवा नहीं यूज कर रहे हैं। डॉक्टर अवधेश, आप किस तरीके से पेशेंट को क्योर कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी डायबिटीज ठीक हो रही है? नंबर 1, इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम मिनिमाइज कर रहे हैं ताकि बॉडी इंसुलिन यूज कर पाए, जब भी पैंक्रियास से निकले यूज कर पाए। वो हम कर पा रहे हैं 8 घंटे का गैप देके 2 खाने के बीच में। और नॉर्मली हम भारतीय हैं, भारत में 2 जून भोजन का ही कॉन्सेप्ट है। आप शास्त्रों में देख लीजिए, 2 अंग्रेजों को गए हुए 75 साल हो गए। प्रधानमंत्री का लाल किले की प्राचीर से बड़ा क्लियर संदेश था इस बार कि गुलामी की हर वो चीज हमें उसको हटा देनी है। तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में हम आज तक क्यों फंसे? मैं ये पूछना चाहता हूं। ये भारतीय कॉन्सेप्ट नहीं है। आप भारतीय कॉन्सेप्ट में आ जाइए। सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण न करें, ये भारतीय कॉन्सेप्ट है। जब तक हम इसमें वापस नहीं आएंगे, आप अगर देखेंगे, हम भारतीयता की बहुत बात करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि भारतीयता जगनी ही चाहिए। वही रास्ता है स्वस्थ होने का। और जब देश स्वस्थ होगा, पहले समाज स्वस्थ होगा, फिर देश स्वस्थ होगा, तभी हम सोच सकते हैं विश्व गुरु भी बनने की। डॉक्टर अवधेश, क्या खाने में भी कोई परिवर्तन करना चाहिए? दूध, दही, घी, पनीर, मांस, मछली, अंडा, मुर्गी और जीएमओ वाली रोटी। जब मैं रोटी बोलता हूं, आई मीन रोटी, मैगी, ब्रेड, पास्ता, एक ही बात। लोग रोटी छोड़ के ब्रेड खा रहे हैं, ब्रेड छोड़ के मैगी खा रहे हैं, वो छोड़ के पास्ता खा रहे हैं। आप एक ही चीज खा रहे हैं जो हम रहे हैं। जीएमओ से दूर रहें। आप, सिंपल सी बात है, मैं फिर हूं, आप आए। दूध पे आके बात रुकती है कि दूध क्यों और दूध क्यों नहीं। तो हमने गौ माता का हम सबसे पहले तो हम सेंटिमेंट्स अटैच करना बंद करें फूड से। दूसरा, लोग कृष्ण तक चले जाते हैं कि कृष्ण भी माखन खाते थे, एंड वी आर नोन टू डू दैट। तो आप वही बात बोल रहे हैं, कृष्ण माखन खाते थे, दूध पीते हुए आपको कृष्ण कहीं नजर नहीं आएंगे। और माखन एक फूड है। हम फूड की जनरेशन के लोग हमें फर्मेंटेड फूड खिलाते हैं लीकी गट के लिए, डिजीज ठीक कर। लेकिन वो फर्मेंटेड फूड कोई जरूरी नहीं है कि माखन हो, क्योंकि आजकल गौ माता को हमने एक मिल्क मैन्युफैक्चरिंग मशीन बना दिया है। वो प्रेग्नेंट हो या ना हो, दूध तो देती ही, इंजेक्शन से दूध निकलता है। तो हमें इन बातों को ये समझना पड़ेगा। नंबर 1, सेंटिमेंट्स हटाने पड़ेंगे फूड से। नंबर 2, हेल्दी फूड खाना पड़ेगा। नंबर 3, ऐसे फूड्स नहीं खाने पड़ेंगे जो आपके जीवन को ही चैलेंज पोज कर रहे हैं। आप ये जितना भी एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स खाएंगे, ये सभी हार्मोन से प्रायोजित है। हार्मोन से दूध निकलते हैं, हार्मोन से एनिमल्स को मोटा किया जाता है, फिर उनको काटा जाता है, फिर वो खाते हैं। वही हार्मोन्स आप खा रहे हैं, हार्मोनल चैलेंजेस में जी रहे हैं। आपने कभी देखा डायबिटीज ही नहीं, थायराइड से आप शुरू करें। थायराइड नीचे आ जाइए, कैंसर ब्रेस्ट उसके नीचे आ जाइए, डायबिटीज उसके नीचे आ जाइए, डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों की बात कर रहा हूं, उसके नीचे आ जाइए। स्ट्रेस, जो एड्रिनल ग्लैंड्स, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स हैं, वो स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं, उसके नीचे आ जाइए। पीसीओडीज, ओवेरियन ट्यूमर्स, ओवेरियन फाइब्रॉइड, यूट्राइन फाइब्रॉइड, लड़कियों का प्रेग्नेंट नहीं होना, पीरियड के प्रॉब्लम्स, प्रोस्टेट का कैंसर, हार्मोनल चैलेंजेस हैं। तो ये हार्मोन्स कहां से रहे हैं? इसीलिए हर बात पे मैं ये बोलता हूं, जुबान पे अगर लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता आपका कभी नहीं पड़ेगा। अगर जुबान पे लगाम खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा, और अगर बोलने के लिए है
तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा, और इन तीनों से जिंदगी में वास्ता ना ही पड़े तो ज्यादा अच्छा। डॉक्टर अवधेश, आपने बताया कि हेल्दी फूड, तो ये हेल्दी फूड डायबिटीज वालों के लिए क्या है? मतलब कौन कौन से फूड हेल्दी हैं डायबिटीज वालों के लिए? पहली बात 2 जून भोजन। दूसरी बात 50% ऑफ योर फूड शुड बी रॉ फूड और 50% शुड बी कैन बी कुक्ड फूड। रॉ फूड इसलिए कि एक्चुअली न्यूट्रिशन वही है, बाकी तो। आप बात बताइए, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं, आपने कभी गौर किया हम सीड्स खाते हैं? जी। दाल क्या है? सीड है। चावल क्या है? सीड। रोटी क्या है? सीड। गेहूं को पिसवा सीड के ही बनाई है। जाती है। जी जी, तो वो सीड ही है, बिकॉज सीड हैज द पोटेंशियल एनर्जी टू बिकम अ ट्री। हमें ये बात पता है जी। ये साइंटिफिक, इसीलिए हम सीड्स खाते हैं। सीड खाने के तरीके सिर्फ बॉईल करके हैं, आटा बना के हैं, ये किसने कहा? मैं आपसे पूछता हूं, आप एक एंकर के अलावा गृहिणी भी होंगी, जी। आप अपना खाना खुद भी कुक कर रही होंगी। जी। दाल अगर कुकर में से निकाल के, जब बॉईल कर लिया, कुकर में से निकाल के जमीन में गाड़ देंगे तो पेड़ उग जाएगा क्या? नहीं उगेगा। क्यों? बॉईल होने के बाद में नहीं उगता है, क्योंकि सीड डेड हो जाता है फिर। तो फिर मैं ये साइंस जानना चाहता हूं कि डेड फूड आपको लाइफ कहां से दे रहा है? हम एनर्जी के लिए फूड खाते हैं, डेड फूड लाइफ कहां से दे रहा है? अगर वो साइंस है तो मैं वो सीखना चाहूंगा। फिर दाल को कच्चा वो तो नहीं सीखना खाया जा चाहूंगा। सकता। कोई भी सीड को कभी कच्चा मत खाइए, सीड को चार्ज करिए। चार्ज हमेशा पानी से होता है, पानी में भिंगाइए, वो चार्ज हो जाता है लाइफ। वो हाइबरनेशन में रहता है सीड, सालों साल हाइबरनेशन में रह सकता है। सीड ट्यून्ड है इस बात के लिए। आपने सडनली बॉईल करके डेड कर दिया उसको। आप उसको पानी में चार्ज करिए, पानी में वो चार्ज हो जाता है और पूरे न्यूट्रिशन से भर जाता है। इस बात के लिए शुरू हो जाता है कि अब पेड़ बनना है मुझे और ग्रो करना है, सारे हार्मोन्स उसमें वापस आ जाते हैं। वो आपको वही न्यूट्रिशन है जो आप खा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि न्यूट्रिशन है, वो है नहीं। मुझे साइंटिफिक कोई प्रूव कर दे कि मैं गलत बोल रहा हूं, मुझे बड़ी खुशी होगी नई चीजें एक्सेप्ट करने में। मैं एक साइंटिफिक आदमी हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया जाए, मैं तैयार भी हूं। लेकिन हम ऐसा कई बार कर चुके हैं, कभी कोई एक्सप्लेन कर नहीं पाया। इसीलिए मैं कुक्ड फूड को होपलेस फूड बोलता हूं। होपलेस क्यों? क्योंकि उसमें से होप चला गया है, होप लेस हो गया है। होप क्या है? H फॉर हॉर्मोन्स, O फॉर ऑक्सीजन, P फॉर फाइटोन्यूट्राइंट्स, E फॉर एंजाइम्स निकल गए। इसी बात के लिए आप सीड खा रहे हैं, ये सारे निकल गए। तो मुझे आप बताइए, आप टेस्ट के लिए नहीं खा रहे हैं इस गार्ब में कि आपको हेल्थ भी मिलेगा। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं, जन्नत की हकीकत हमें भी पता है गालिब। दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है कि आपने दाल खा लिया और आपको एनर्जी मिल गया। फिर क्या चीज खानी पीनी चाहिए? मैं वही आपको बोल रहा हूं, 2 जून भोजन करिए। 2 जून भोजन में जो भी जितना भी भूख है आपको, उसमें 50% पहले रॉ फूड खाइए, जिसमें स्प्राउट्स हो, सैलेड्स हो, फ्रूट्स हो, और 50% कुक्ड फूड टेस्ट के लिए आप खा सकते हैं, क्योंकि टेस्ट भी कोई चीज होती है। तो ठीक है, 50% टेस्ट के लिए खाइए, 50% हेल्थ के लिए खाइए। और यकीन करके चलिए, अगर आप 2 जून भोजन करते हैं जैसा मैंने बताया, आप अगर वैसा कर पाते हैं तो 100 साल की जिंदगी पक्की है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 100 साल की जिंदगी पक्की नहीं है, ये भी बात पक्की है। जिनको डायबिटीज होती है, क्या उनको काढ़े वगैरह भी पीना चाहिए? वो मैं इसलिए बोल रहा था कि पक्की नहीं है, क्योंकि एक बड़ी पुरानी वैदिक टाइम से आज तक की कहावत है, 1 बार योगी, 2 बार भोगी और 3 बार रोगी। जो 3 बार खाना खाते हैं वो आज रोगी नहीं है तो कल होंगे जरूर। 1 बार जो खाते हैं योगी हैं,
2 बार जो खाएंगे वो भोगी हैं, हम सब भोगी हैं, उसमें भी रोग नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी को इतना टाइम मिल जाता है कि मेटाबोलाइज कर ले। आप तो 6-7 बार खा रहे हैं, 3 बार में तो अवश्य रोग होंगे, 6-7 बार में क्या होंगे ये कहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इतनी बीमारियां हैं, और सबसे बड़ी बीमारी ओबेसिटी है। ओबेसिटी के चलते डायबिटीज है। जैसे कहते हैं ना, अग्नि है तो गति है, स्थिति है, योग है, भोग है, संसार है। उसी तरह खाना है, जो खाना हम खा रहे हैं, जितनी बार खा रहे हैं, तो ओबेसिटी है, डायबिटीज है, कैंसर है, ऑटो इम्यून डिजीज सभी हैं। इसलिए हमें ये बात कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने की जरूरत है, और ये बात समझने की जरूरत है कि इतना भोजन क्या रिक्वायर्ड है। हमें ये बात खुद से पूछनी बहुत जरूरी है। इट शुड नॉट बी अ क्वेश्चन ऑफ अफोर्डेबिलिटी। तो ये जो एनिमल्स को तो एक तो पहले प्लेट में आने ना दें, ये बात हमेशा पूछें अपने जुबान में डालने के पहले कि ये पेड़ पे उगता है। दूध पेड़ पे नहीं उगता है, और ना ही दही, ना ही घी। इनका अगर सेवन आप कर रहे हैं तो श्योर है कि कोई ना कोई बीमारी होगी, बिकॉज ये नेचुरल चीजें नहीं हैं। आज की स्थिति में ये नेचुरल रह नहीं गई। क्या चीज़ खानी चाहिए, मतलब कि आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे कि डॉक्टर खादरवली कहते हैं कि मिलेट्स खाने चाहिए, डॉक्टर आज़ाद कहते हैं कि मिलेट्स खाने चाहिए, काढ़ा पीना चाहिए, तो क्या ये सब करना चाहिए? आपके हिसाब से रूटीन कैसा होना चाहिए? आप उसको कुक्ड फूड में ले लो ना। मैं इस बात का प्रोपोनेंट हूँ, 50% आपका फूड रॉ होना चाहिए। न्यूट्रिशन वहीं से आता है। जो बाकी कुक फूड है टेस्ट के लिए ठीक है। रॉ फूड मतलब जिस खाने में इंसान की आग लगी है उसमें आग लग गई, जिसमें ऊपर वाले की आग लगी है वो अच्छी है। मतलब जो धूप में पका है वो अच्छा है, जो इंसान की आग में पका है वो अच्छा नहीं। रॉ फूड में कौन कौन से खाने खाने चाहिए, मतलब रॉ फूड में कौन से खाने आते हैं? सैलेड्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, स्प्राउट्स आते हैं, और जो भी चीज जैसे चटनी आती है, धनिया पत्ती, पुदीना या और भी लीव्स की चटनी हो सकती है, उसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, उसमें मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। मिर्ची इज अ मॉडिफाइड लीफ एंड इट्स गुड फॉर यू। जो अब तक जो कॉन्सेप्ट्स फूड के हैं, और फूड को जितना बदनाम किया गया है कि फूड के चलते ही ये, वो हमें रिकंसेप्चुअलाइज होना पड़ेगा। With due respect and regards to all the nutritionists and the nutrition experts, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेडिकल साइंस, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनको फंड कौन करता है? हाउ इज दिस कोर्स ड्रिवन? दिस कोर्स इज ड्रिवन बाय ड्रग कंपनीज। इसीलिए ड्रग कंपनीज की बहुतायत, ड्रग्स की बहुतायत, और वही कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं। न्यूट्रिशन के जितने दुनिया में कोर्सेज हैं, उनके ड्राइवर फूड इंडस्ट्री है। तो ये कैसे संभव है कि अपना प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे वो? तो ये न्यूट्रिशनिस्ट के दिमाग में बैठाया जाता है कि पनीर अच्छा है, चिकन अच्छा है, मीट अच्छा है। ये उनके दिमाग में बैठाया जाता है क्योंकि उसके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। बड़ी सिंपल सी कॉन्सेप्ट है ये समझने वाली कॉन्सेप्ट। साइंस उससे मैच करती हो नहीं करती हो, किसी को कोई मतलब नहीं। सबको लगता है कि हम तो बहुत साइंटिफिक लोग हैं। अगर हम मेटा लेवल पे एनालाइज करके देखें तो मैंने जितनी भी बातें ये की हैं, साइंटिफिकली इनकरेक्ट मान के अगर कोई मुझे समझा दे, मैं समझने के लिए भी तैयार हूं। जैसा कि आपने बोला कि फूड उनको रॉ खाना चाहिए, 50% रॉ फूड खाना चाहिए, तो उनका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए? उस रूटीन में क्या क्या चीज़ करनी चाहिए उनको? वैसे कहा जाता है कि योग, आसन, प्राणायाम करना चाहिए, तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? क्या योगासन, प्राणायाम वाकई करना चाहिए? आपने एक ऐसा टॉपिक छेड़ दिया है कि मुझे इस टॉपिक पे थोड़ा 5 मिनट आपको दे, ये कॉन्सेप्ट समझने और समझाने के लिए
कि ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी है। ये बॉडी जितनी आपको दिखती है, ये फिजिकल बॉडी, ये सिर्फ इतनी ही नहीं, इसका एक मेटाफिजिकल कंपोनेंट भी है। जितनी आपको बॉडी दिख रही है, संस्कृत की भाषा में बोला जाए तो वो अन्नमय कोश है। इसके ऊपर है प्राणमय कोश, इसके ऊपर है मनोमय कोश, उसके ऊपर है विज्ञानमय कोश, उसके ऊपर है आनंदमय कोश। ये मेटाफिजिकल लेवल पे है, सूक्ष्म शरीर के पार्ट हैं ये, जो आपको आंखों से दिखेंगे नहीं, हाथ से आप टच नहीं, इनटेंजिबल है, और यही ड्राइव करते हैं बॉडी को। तो जब भी आप योग करते हैं, योग इन सभी कोशों का एक लेवल पे लेके आते हैं। इसीलिए योग जितनी समझ आती है उतनी तो है ही है, जितनी समझ नहीं आती है, अभी मैंने समझाने का प्रयास किया कि योग एक जोड़ है और ये सभी कोशों को जोड़ता है, एक लेवल पे लेके आता है। इसमें इसके मंथन से हेल्थ निकलता है, डिजीज जाता है। इसलिए ये सभी चीजें बड़ी जरूरी हैं जिंदगी में। मनोमय कोश को आप क्लीन नहीं करेंगे, मान लीजिए मुझे आपसे ईर्ष्या है, मुझे आपसे जलन है, मैं आपका कुछ बिगाड़ूं ना बिगाड़ूं, अपना तो बहुत बिगाड़ूंगा, क्योंकि मेरे मनोमय कोश में वो बात चलती जा रही है और यही मैनिफेस्ट करती है इन द फिजिकल फॉर्म, इन द फिजिकल बॉडी एज डिजीज। जब तक मैं अपना मनोमय कोश क्लीन नहीं करूंगा तब तक वो डिजीज क्योर नहीं कर पाऊंगा। तो हम कैंसर पेशेंट्स को जैसे रिग्रेस कर रहे हैं, हम मनोमय कोश भी क्लीन करते हैं उनका। हम और भी बहुत कुछ करते हैं जो नॉर्मल आंखों को नजर नहीं आता है। पेशेंट्स को कई बार बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये ग्रेटफुलनेस क्यों प्रैक्टिस करा रहे हैं। डॉक्टर अवधेश, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। बातें बताने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।